आदाब, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल स्टडी इंडिया पर और साथ में ही स्वागत है आपके न्यू हिंदी वर्ड सीरीज के अंदर। हाँ दोस्तों, आज से हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हिंदी वर्ड सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको हिंदी के जितने भी कंसेप्ट मतलब हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उनके पूरे के पूरे फुल कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। हर वीडियो के अंदर नया कोई ना कोई टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम करने वाले थे, मैंने पढ़ा अब थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, संज्ञा व सर्वनाम। मतलब हम 5 के साथ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी हिंदी वर्ड सीरीज का पहला टॉपिक है संज्ञा व सर्वनाम। ठीक है, और संज्ञा व सर्वनाम इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल कंसेप्ट बताने वाली हूँ, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, मतलब हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं हर टॉपिक को। हर जितने भी टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको इस सीरीज के अंदर हर टॉपिक को मैं फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगी विद प्रैक्टिस, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, जितने भी कुछ है सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारा ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा व सर्वनाम, हमारी हिंदी वर्ड सीरीज का। ठीक है, तो देना करते वीडियो शुरू करते हैं। भाई, संज्ञा सर्वनाम को शुरू करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी है जो कि यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के अंदर इन्हीं चीज का तो काम है, क्योंकि यही तो लिखे गए संज्ञा सर्वनाम में। ठीक है, तो पहला है कि वर्ण क्या होते हैं। तो ये वर्ण होते हैं कि आ और मैं, मतलब हमारी जितनी वर्णमाला होती है, स्वर व्यंजन होते हैं, सब क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। और जब ये वर्ण जुड़ जाते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि ए है, जैसे मतलब आ है, आ के एक वर्ण है, मैं भी एक वर्ण है, ये दोनों जुड़ गए तो एक आम बना दे जो कि हमारा शब्द है। वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते एक वाक्य। जब यही आम एक वाक्य में लग गया, मतलब एक वाक्य में लग जाता है, जैसे पद कहलाता है ये, तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, इसी शब्द से एक वाक्य बना है। अब ये नहीं है कि आम शब्द से वाक्य बना है, जी नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द है। राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है, इन सब शब्दों को जोड़ दिया, इनका एक मेल बनाया जिससे वह वाक्य बन गया। ऐसे यहाँ पर वर्ण, स एक वर्ण है, ई एक वर्ण है, त एक वर्ण है, आ एक वर्ण है एक वर्ण। इन वर्णों को हमने जोड़ा, तब हमने एक शब्द का निर्माण किया, इसका नाम है सीता। स ई त आ, सीता, इन्हें हम जोड़ दिया, सीता बन गया। मतलब वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और जब शब्द बहुत सारे, सीता एक शब्द है, नाचती एक शब्द है एक शब्द है, ये अलग अलग शब्द है, परंतु जब हम इन शब्दों को जोड़ देते हैं, इनका मेल बना देते हैं, तो एक वाक्य बन जाता है। सिंपल सी बात है, वर्ण से बनते शब्द, शब्द से बनते वाक्य। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, जहां से ही सब कुछ शुरू होता है। समझ में आ गया? एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि मैंने बता दिया, 1 मिनट का था। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, तो उस छोटे से कंसेप्ट के बाद अब हम करने वाले संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा पढ़ेंगे क्या होता है भाई, संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा दे रखी है कि संज्ञा होते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी नाम है, मतलब हमारे पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जितने भी, जिस भी वस्तु, जिस भी स्थान, जिस भी व्यक्ति के जितने भी नाम है, वो सब के सब संज्ञा है। मेरा नाम भावना, मैं संज्ञा हूँ। आपका नाम जी, जैसे आपका रमेश है तो आप भी संज्ञा हो। आपका नाम सीता है तो आप भी संज्ञा हो। कैमरा है, कैमरा का नाम भी है ना कैमरा, तो वही संज्ञा है। मतलब हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और वही संज्ञा होता है। जैसे मार्कर है, मार्कर इसका नाम है तो ये संज्ञा है। बोर्ड है, इसका नाम है, ये भी संज्ञा है। और जैसे हम फोन होता है तो उसका भी नाम ही होता है तो वही संज्ञा है। मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम होते हैं वो सब संज्ञा होते हैं। संज्ञा का संबंध ही नाम होता है, संबंध नाम से ही होता है। ठीक है, जैसे कि गंगा, नदी, झज्जर, ये सब के नाम ही तो है ना, संज्ञा है। बस इतना है कि किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के आदि के नाम का जो बोध करा दे वो हो गया संज्ञा। संज्ञा बहुत इजी टॉपिक है, तो उसकी डेफिनेशन आई होप क्या समझ गए होंगे। डेफिनेशन क्या है, इसके 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 5 भेद। पहला होता है भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद हो गए हमारे संज्ञा के। तो अब करेंगे इनके संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले व्यक्तिवाचक, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के विशेष का बोध होता है, कहने का अर्थ है, आप समझोगे कि आपको लगा होगा कि बिल्कुल संज्ञा की तरह ही है ना। हाँ, ये संज्ञा की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आया है। व्यक्ति वस्तु के विशेष का बोध होगा, इसमें क्या है कि विशेष व्यक्ति वस्तु के का बोध हो। संज्ञा के अंदर सिर्फ व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, परंतु किसी विशेष का बोध हो जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं, राम और गंगा। अब देखो, राम क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष है ना।
और गंगा क्या है? गंगा एक विशेष नदी है। अब हम कहोगे कि राम एक विशेष है, भगवान है इसलिए? जी नहीं, वो इसलिए है, अगर मैं कहूँ कि वहां बहुत सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो लड़के में सभी लड़के आ जाते हैं, पर अगर मैं कहूँ वहां पर राम खड़ा है, तो मैं सिर्फ राम की तरफ ही संकेत कर रही हूँ, उन सभी लड़कों की तरफ नहीं कर रही हूँ। इसमें विशेष कौन हुआ? राम हुआ। ऐसे गंगा, गंगा वैसे नदी तो बहुत सारी होती है, पर मैं नाम सिर्फ लिखा है गंगा। गंगा नदी का पानी जल, या फिर ले सकते हैं जल अति पवित्र है, तो मैं जल किसका लिया? मैं नाम सिर्फ गंगा नदी का। वैसे है तो सभी का, पर मैंने विशेष का लिया है, सिर्फ गंगा नदी का, तो ये विशेष हो गई। सभी नदियों में से एक ही का नाम लेना ही गंगा हुआ। आप कहोगे क्या गोदावरी ब्रह्मपुत्र की विशेष नहीं है? नहीं, ये भी विशेष है। अगर आप इन सभी में से नदियों में से सिर्फ ब्रह्मपुत्र का नाम लोगे, तो ब्रह्मपुत्र की ओर संकेत किया तो ब्रह्मपुत्र विशेष होगा। यही विशेष, जिस तरह विशेष की तरफ संकेत करें तो वो विशेष ही हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जाति में पूरी जाति का बोध होगा। अगर मैं नदियां बोला है तो पूरी नदियों का बोध होगा। जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो, नदियों में पूरी जाति आ जाती है, पर उन्हीं में से किसी नाम ले लेते हैं, जैसे ले लिया कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का ही नाम आएगा, औरों का नहीं आएगा। जिला, जिला तो बहुत सारे होते हैं, एक शब्द से पूरी जाति का बोध। जिला की जितनी भी जातियां होती है, जितनी भी जिले होते हैं, वो सब आ जाते हैं जिसके अंदर, ठीक है। पर अगर हम बोलते हैं झज्जर जिला, तो झज्जर ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। पर मैंने अगर जिला बोला तो सभी जिले आ जाते हैं। लड़का में सभी लड़के आ जाते हैं, पर एक नाम लेते तो रमेश, तो रमेश ही आएगा, वो विशेष हो गया। मैंने जिसका नाम लिया उन सभी में से तो विशेष हो गया ना वो। व्यक्ति हो जाते वक्त आई होप क्या समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज है हमारी, तो भाई नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो भाई भाववाचक संज्ञा होते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ है जिससे हमें किसी के गुण का, किसी के दोष का भी बोध हो, किसी के भाव का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक। उदाहरण है सुगंध और पढ़ाई। देखो भाई, मैं उदाहरण लेती हूँ कि राम पढ़ाई कर रहा है, इसके अंदर पढ़ाई एक भाववाचक है, क्योंकि हम पढ़ाई को ना देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, और जिस चीज को हम ना छू सके ना देख सके वो भाववाचक में ही आती है। अब कहोगे पढ़ाई को हम देख सकते हैं, भाई वो पढ़ रहे हैं हमने देख लिया। हम पढ़ाई को नहीं देख सकते, पर पढ़ते हुए व्यक्ति को देख सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हुए व्यक्ति को देख सकते हैं, पर पढ़ाई को हम नहीं देख सकते। अब सुगंध है, सुगंध भी नहीं दिखी जाती, क्योंकि अब आता है हमारा समूहवाचक। मैंने द्रव्यवाचक जगह पर समूहवाचक लिख दिया है, ओके। तो समूहवाचक होता है जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, किसी टीम का बोध हो, किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन, याद जल्दी हो जाएगी। उदाहरण भी इजी है, जैसे परिवार, भीड़, कक्षा। देखो अब एक कक्षा है, आपकी क्लास है, अब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे, भाई क्लास कहेंगे। तो पूरी क्लास है ना, वो पूरा एक समूह है। क्लास जो है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों का पूरा समूह हुआ ना, और समूह को ही क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। परिवार में पूरे सदस्य को समूह होता है, जब परिवार में पूरे सदस्यों का समूह होता है तब तो परिवार कहलाता है वो। कक्षा में जब बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, बच्चों के पूरा समूह होता है, तब वो क्लास कहलाती है। एक बच्चे से क्लास नहीं बनती, समझ में आया? जैसे भीड़ होगी, भीड़ तभी होगी जब बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, पूरा समूह बना लेते हैं अपना, तब भीड़ हो जाती है, और समूह को ही समूह कहते हैं। जब पूरा समूह बन जाता है तो वो भी समूहवाचक में ही आता है, समझ में आ गया? आर्मी, आर्मी बहुत सारे जवान होते हैं, हमारे बहुत सारे आर्मी लोग होते हैं, तब जाकर तो वो आर्मी हो जाती है, ठीक है। तो यही सब बातें समूहवाचक में, इजी है। आई होप कि संज्ञा समझ गए होंगे। अब पढ़ते सर्वनाम। तो सर्वनाम और संज्ञा पढ़ने के बाद हम देखते हैं कौन जीतने वाला है इनमें से। तो भाई देखो, हमने संज्ञा पढ़ ली है, पर अब हम पढ़ने वाले हमारे सर्वनाम। तो भाई संज्ञा, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्या संज्ञा होता क्या है। बहुत इजी टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। सर्वनाम भी इसी के तरह इजी ही है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इनमें जीतने वाला कौन है, आपसे कौन सा अच्छा लगा इनमें से, ठीक है। तो भाई सर्वनाम है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, वे, यह इत्यादि। अब इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा के तरीके भी बहुत इजी है। जैसे संज्ञा थी कि हम संज्ञा को एक ही शब्द से, राम है एक संज्ञा है, वाक्य में लगा दिया, वाक्य बन गया, मतलब वाक्य में से प्रयुक्त कर दिया। भाई राम का वाक्य बना दे, राम पढ़ता है, तो राम तो एक संज्ञा ही है ना, राम तो संज्ञा, वाक्य तो बना है उसका, राम संज्ञा है, वह तो राम संज्ञा है।
अब हमने ये बोल दिया राम संज्ञा है, राम पढ़ता है, इसमें राम क्या है, संज्ञा है। तो इसके अंदर पढ़ता भी संज्ञा ही है, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसको बार बार बोलते हैं, मतलब एक से बोलते हैं राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम नाचता है, राम नहाता है, हम ये लिखेंगे। तो बार बार हम राम का यूज कर रहे हैं बार बार, तो वाक्य जब मतलब लिखना तो अटपटा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इसके अंदर शुद्ध नहीं है इतना। तो इसी को अच्छा बनाने के लिए हमारे हिंदी भाषा जो विज्ञान थे उन्होंने, वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि वहां पर राम के स्थान पर एक शब्द का यूज कर दिया, वह, कि राम पढ़ता है, वह नाचता है, वह नहाता है, वह खेलता है, वह शब्द का प्रयोग हुआ ना, वह ही हमारा सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी चीज का प्रयोग कर देते हैं, किसी भी शब्द का, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम होता है। आपने हिंदी व्याकरण जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे उसमें सब में एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आता है और उसके बारे में जब बताते हैं ना, तो उसका, उसकी, वह, ये सब यूज करते हैं ना। जैसे कि प्रस्ताव ले लेते हैं, कुत्ता एक पालतू जानवर है, उसकी दो पूछ नहीं, उसके दो पैर हैं, चार पैर हैं, उसकी एक पूंछ है, उसके दो आंख है, उसके दो कान है, तो उसकी, उसके, ये सब लगाया हमने कि उसकी, उसके, सब हमारे सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर। हमने बार बार ये तो नहीं बोला कुत्ता एक पालतू जानवर है, कुत्ता की एक पूंछ है, कुत्ते के दो कान है, कुत्ते के दो आंखें हैं, कुत्ते के चार पैर। हमें बार बार कुत्ता यूज नहीं किया, हमने सिर्फ एक बार किया और उसके बाद सर्वनाम यूज कर दिया। समझ में आ गया? भेद होते हैं भाई 6। पहला है पुरुषवाचक। 6 भेद बड़े मतलब याद करने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, जब पूरे हो जाएंगे सर्वनाम के भेद। अभी आप सारे पढ़ लो। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम बोलने, सुनने और अन्य किसी के बारे में बताते हैं। उदाहरण है, उपभेद है उसके, जैसे कि मैं, मैंने, मैं, तुम, ये सब उसके उदाहरण है। उपभेद पढ़ोगे तब जाकर आपको बिल्कुल डिटेल समझ में आएगा। उत्तम पुरुष वे होती हैं जब मैं अपने लिए बात करूं तो उन सर्वनाम का प्रयोग करती हूँ, जब मैं आपके बारे में बात करती हूँ तो इन सर्वनाम का प्रयोग करती हूँ, जब मैं हम दोनों, जैसे कि हम दोनों हैं, आप दोनों हो, वो अन्य किसी के बारे में बात करते हैं तो हम अन्य पुरुष के बारे में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, अब मैं इसमें कहा कि हम बोलने वाला मतलब मैं, सुनने वाला मतलब आप, और अन्य किसी के बारे में जब बात करते हैं तब इन सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कि अब उत्तम पुरुष में से मैं हूं ना, तो कहने का अर्थ है कि जब मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी सर्वनाम को, वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि भावना मेरा नाम है, क्या नहीं, मैं भावना का नाम है। अब मैंने ये शब्द बोला तो कुछ अटपटा नहीं लगा कि भावनाएं बोल रही, भावना का नाम है, तो अजीब लगता है ना, तो इसलिए सर्वनाम को यूज किया कि मेरा नाम भावना है। अगर मैं बोलती भावना का नाम भावना है तो अजीब लगता। अब मैंने ऐसे बोला कि मेरा नाम भावना, तो मेरा क्या है इसमें, सर्वनाम जो कि मैंने अपने लिए यूज किया है। मध्य में मैं आपके लिए यूज करता हूँ, आपका नाम जैसे कि रमेश है, रमेश का नाम रमेश है, फिर भी अजीब लगेगा। तो मैं आपसे बोलती हूँ आपका नाम रमेश है, तुम्हारा नाम रमेश है, तब अच्छा लगता है। तो उत्तम पुरुष मैंने आपके लिए बात की है, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, तो मैंने आपके लिए की है। अन्य हम किसी और के लिए बात करते हैं, अन्य का नाम भाई क्या है, किसी अन्य का नाम रख देते हैं, और नहीं, महेश रख देते हैं, नहीं महेश नहीं, लड़के रख देते हैं, क्योंकि अन्य बहुत ज्यादा हो सकते शायद, तो रमेश रख देते हैं। रमेश का नाम रमेश है, फिर भी अजीब लगेगा भाई, रमेश का नाम रमेश है, ऐसा ना बोलते हैं कभी। तो उसके लिए मैंने सर्वनाम यूज कर दिया कि उनका नाम रमेश है, या फिर उनका नाम रमेश है, वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं उदाहरण में, पर उनका भी आता है, उनका नाम रमेश है, तो उनका भी एक सर्वनाम है। आई थिंक समझ में होगी पुरुषवाचक क्या होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे 3 भेद हैं, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक। याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब याद नहीं हो पाएगा, पर चिंता मत लो, ट्रिक दूंगी आप याद कर सकोगे, ठीक है। ट्रिक मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, आप याद कर लेना उससे, उस ट्रिक को याद कर लें। 2 ही शब्द है उसमें। निश्चितवाचक होते जो सर्वनाम वस्तु की निश्चित जानकारी देता हो, निश्चित दूरी का बोध कराए। जैसे कि मैं कहती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने, या फिर बोल सकते हैं कि यह मेरा घर है, हम बोलते यह मेरा घर है, तो इससे निश्चित दूरी का बोध हुआ कि मैंने बताया कि हाँ ये मेरा ही, ये मेरा ही घर है, ये निश्चित दूरी का बोध हो गया। जैसे कि मार्कर है, मैंने लिखा यह मेरा मार्कर है, तो निश्चित दूरी का बोध है, और निश्चित बात वस्तु का कहने का अर्थ है
कि जिन सर्वनाम से वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, पर निश्चित बोध होना चाहिए कि ये वस्तु है तो निश्चित वस्तु का बोध है कि हाँ ये मेरा है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु के लिए यूज करूं कि ये निश्चित है कि ये मेरा पेन है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये निश्चित है मेरा पेन। अनिश्चित जो सर्वनाम वस्तु की अनिश्चित दूरी का बोध ना करवाए। अब मैं पहले तो उसका एक उदाहरण बताती हूँ। यह वही आदमी है जो मैंने कल देखा था, यह वही आदमी है जो मैंने कल देखा था। तो यह शब्द लगा दिया तो यह से निश्चित संकेत हो गया, भाई निश्चित पता चला कि हाँ ये वही ही आदमी है जो मैंने कल देखा था, ये निश्चित है। निश्चित व्यक्ति का भी बताओ, ठीक है। अनिश्चित होता है जो सर्वनाम अनिश्चित दूरी का बोध कराए, कहने का अर्थ तो निश्चित दूरी का बोध ना करवाए, कहने का अर्थ है जो निश्चित दूरी का बोध ना करवाए। उदाहरण है कुछ और कोई, यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से कोई जा रहा है, हमें नहीं पता भाई कौन है वो लड़का, कौन है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो वो अनिश्चित हुआ। ठीक है, ये फिर बोलते हैं कुछ किलो चीनी दे दो, तो भाई अगर आप मांगो कि 2 किलो चीनी दे दो तो भाई दे तो जाए, पर आपने कुछ किलो मांगी है तो कुछ किलो हमें थोड़ा पता कितनी किलो चाहिए, तो निश्चित नहीं है ये। समझ में आया? वैसे ये किलो वाला जो उदाहरण है ये हमारे विशेषण में लगता है, पर इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि वस्तु ही तो है भाई वो, है ना, इसलिए। ये फिर हम बोलते हैं कल कोई आया था, हमें नहीं पता कौन आया था, निश्चित नहीं है। या फिर बोल सकते हैं कल कोई आएगा, कल कोई आएगा, तो इसका बात के भी बिल्कुल निश्चित नहीं, कल कोई आ भी सके ना भी आ सकता है, और कौन है वो कोई, वो भी नहीं पता, कोई शब्द लगता है तो कुछ पता ही नहीं है। प्रश्न है जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछ जाते हो, आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, सिंपल होता है प्रश्न, आप कौन है भाई, आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्या, कौन, के, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं सर्वनाम और संज्ञा। समझ में आया? अब हमारी लास्ट के 2 रह गए हैं, वो कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है भाई संबंधवाचक और निजवाचक क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब एक वाक्य है, वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द आएंगे और वो दोनों शब्द संबंध बता रहे होंगे, क्योंकि अगर जो रहेगा तो सो, मतलब अगर जो है तो सो नहीं है तो वाक्य अधूरा है। समझ में आया? ये 2 एक ही माने जाएंगे क्योंकि इनका संबंध है एक वाक्य में, जो करेगा भरेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा, हम सो और जो हमेशा एक साथ ही लगाते हैं। ओके, वाक्य के अंदर जैसी करनी भरनी आ जाएगा, वैसे तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध है एक दूसरे के साथ, तो ये कभी नहीं टूट सकता, एकदम पक्का वाला संबंध हो चुका है इनका। संबंध वाला सर्वनाम यही होते हैं जिनका पक्का वाला संबंध टूटने वाला नहीं है। निजवाचक में जिन सर्वनाम का प्रयोग करना स्वयं के लिए करता है, मतलब खुद के लिए करता है, जैसे कि अपने आप, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, तो ये मैं कर लूंगी, तो मैंने ये जो शब्द अपने लिए यूज किया, ये कार्य मैं अपने आप कर लूंगी, मैं स्वयं कर लूंगी, खुद कर लूंगी, तो मैंने अपना बोध कराया इससे। तो ये निजवाचक में जिस सर्वनाम से मैं अपना बोध करवाते हैं, करता मतलब मैं अपने लिए करती हूँ। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आया? संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई अब बताइए कि संज्ञा जीता है सर्वनाम। ओ हाँ, एक टॉपिक रह गया हमारा, बाद में देखेंगे कि भाई ये याद भी तो करने हैं, सर्वनाम को याद करने की ट्रिक। तो भाई संज्ञा सर्वनाम को याद करने की ट्रिक है अब ये क्या लिख दिया मैंने, तो ये 2 ही शब्द है जिसको आप याद कर लोगे तो सर्वनाम याद हो जाएंगे। अनाप शनाप, अ से अनिश्चय, न से निश्चय। समझ में आया? देखो यहाँ दिख रखा, अ से अनिश्चय वाचक सर्वनाम, न से निश्चय वाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 2 शब्द है जिससे हमारे 6 सर्वनाम हो जाएंगे। पहला अनिश्चय 1 2 3 4 5 है, 6 हमारे हो जाएंगे, हो जाएंगे आपको अगर अपनी 2 शब्द याद कर लो तो। समझ में आ गया? ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब आपका कंप्लीट हो जाए, कुछ रहा तो नहीं है, कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई बताते हैं सर्वनाम जीते हुए सर्वनाम, संज्ञा जीते हुए सर्वनाम, तो मेरी तरफ से भाई दोनों ही बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, तो मेरी तरफ से दोनों ही जीते।
बट आप बताइए कि इनमें से जीता कौन। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपके हिसाब से इनमें दोनों में से इजी टॉपिक कौन सा था और इनमें से कौन जीता है। और मेरे हिसाब से भाई दोनों जीते हैं, क्योंकि दोनों ही इजी टॉपिक थे और दोनों ही इंटरेस्टिंग थे। समझ में आया? ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और हमारे नेक्स्ट न्यू हिंदी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली जिसमें हमारी फाइट होने वाली है उसका इंतजार करते रहो।